सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे के साथ वैभव जे श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। नमस्कार। किसी भी देश के विकसित होने के सफर में ये बेहद जरूरी है कि रोजगार के अवसर सभी के लिए उपलब्ध हों। ये अवसर जो उपलब्ध किए जाएं ये बिना भेदभाव के समान रूप से उपलब्ध हों। इस प्रक्रिया को सरल और सहज बनाना भी बेहद जरूरी है और इसीलिए केंद्र सरकार लेकर आई है विकसित भारत जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। ये विधेयक 2025 का दोनों सदनों में पारित हो चुका है। इसके बारे में बेहद महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज आकाशवाणी में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हम जुड़ रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रीमती रोहिणी रामदास भाजी भाकरे के साथ। मैम, स्वागत है आपका आकाशवाणी। नमस्कार, थैंक यू। किस तरीके की परिकल्पना थी? वीबी जी राम जी, इस नाम के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या नया है इस बिल में? क्यों महत्वपूर्ण है, कृपया हमें बताएं। वीबी जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी, यह जो विधेयक पारित हुआ है दोनों सदनों से, यह भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक है। इसी शब्दों में मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूंगी, क्योंकि विधेयक का नाम ही अगर आप देखेंगे तो विकसित भारत की ओर हमें जाना है। उसके लिए सभी को, जैसे आपने कहा, रोजगार की गारंटी होनी चाहिए और हम रोजगार के आगे जाना चाहते हैं। इसीलिए उसमें आजीविका मिशन भी जुड़ा हुआ है नाम में। और फिर इसका अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो वो हो जाता है विकसित भारत जी राम जी। तो विकसित भारत की ओर जाने के लिए जिन चीजों की हमारे ग्रामीण इलाकों को जरूरत है, वह सारी चीजें इस विधेयक में निहित है, ये मैं कहना चाहूंगी। जो पुराना बिल था मनरेगा, क्या समस्याएं थी उस बिल में जो जन जन तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा था, और क्यों जरूरत थी एक नए बिल की, एक नए विधेयक की जो अब केंद्र सरकार लेकर आई है? मनरेगा जब आया 2005 में, तब भारत देश की सोशो इकोनॉमिक परिस्थिति, जिसे हम आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति कहेंगे, वह बहुत भिन्न थी एज कम्पेयर टू 2025 की परिस्थितियां। तो 2005 में जब मनरेगा आया, तब सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसे हम सामाजिक सुरक्षा की कई सारी स्कीम्स होती है, उसका जो रीच था वह बहुत कम था। बहुत कम लोग जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़े हुए थे। बाकी इंटरवेंशंस जो होते हैं लोगों का जीवन मान सुधारने के, वह भी काफी कम थे। ग्रामीण गरीबी भी बहुत ज्यादा थी। ऐसे सिचुएशन में ये बहुत जरूरी था 2005 में कि जो ग्रामीण इलाकों में सरप्लस लेबर होता है उसे एब्जॉर्ब करने की ये जरूरत थी। इसीलिए मनरेगा आया था। मनरेगा में पिछले 20 साल में यह स्टडीज भी बताती है कि लोगों को रोजगार देने का काम जरूर मनरेगा में हुआ है, परंतु 20 साल के बाद जो परिस्थितियां बदली है, उस हिसाब से मनरेगा में जो स्ट्रक्चरल, जो हिसाब से परिस्थितियों के हिसाब से बदलने के लिए वह चीजें पर्याप्त नहीं थी। इसीलिए उस फ्रेमवर्क को, जिसे हम कहते हैं, बदलने की जरूरत अब आ गई थी। क्योंकि अगर आप देखें तो गरीबी दर बहुत कम हो गया है, जिसे मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन कहते हैं, वह बहुत बढ़ गया है और लोगों के एस्पिरेशंस बहुत बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई सारी स्कीमें जो सैचुरेशन के माध्यम से चलती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, आवास योजना के अंदर इतने सारे मकान बने हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, तो सैचुरेशन के माध्यम से इन योजनाओं का जो बहुत बड़ा रीच हुआ है, उसके बाद यह ध्यान में आया कि रूरल एरिया में ग्रामीण जो हमारे लोग हैं, उनके भी एस्पिरेशंस अब बहुत बदल गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। इसीलिए हमने उन्हें एक ऐसी रोजगार गारंटी योजना देनी चाहिए कि जिससे उनको रोजगार तो मिले ही, उसी के साथ साथ उनके ग्रामों का विकास होकर वो विकसित भारत की ओर जाने में उनको मदद मिले। इसीलिए इस नए बिल की परिकल्पना आई। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो जो विकसित भारत बनाने के लिए जो बहुत सारे काम होंगे, उन कामों की वजह से जो रोजगार के अवसर जो ज्यादा होंगे, उसको केटर करने के लिए फिर हमें लगा कि ये 100 दिन जो है वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए उन्हें बढ़ाना है। मैम, अगर आप हमारे सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को समझा सकें कि बदलते विश्व, बदलते समय के साथ और जिस तरीके से भारत एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है, क्यों जरूरी था विकसित भारत जी राम जी बिल का आना? इस बिल में जो प्रावधान है वो यह है कि 100 दिन की जो पहले गारंटी मिलती थी, वह अब 125 दिन बढ़ाई गई है। तो जो गारंटी थी उसको बहुत ज्यादा जो है एनहांस किया गया है, बढ़ाया गया है। अब ये 125 दिन तक जब हमारे ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध होगा, तो उसमें कौन कौन से ऐसे काम किए जाने चाहिए जो विकसित गांव और विकसित भारत बनाने में जो है योगदान दे, इसके बारे में भी इस बिल में बात की गई है। तो गांव में जो
विकसित ग्राम पंचायत प्लान का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है कि एक ग्राम पंचायत को विकसित बनने के लिए जिन सारी चीजों की जरूरत है, जैसे कि मूलभूत अवसंरचनाएं हों, जैसे कि एक गांव में रोड होना चाहिए, आंगनवाड़ी भवन होना चाहिए, पंचायत भवन होना चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए, जल संरक्षण के काम होने चाहिए, आजीविका के काम होने चाहिए। ये सब होने पर एक विकसित गांव बनेगा। तो इन्हीं कामों पर जोर देने के लिए कहा गया है। तो विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो है वह बनाएंगे हमारे गांव के लोग ही। एप्लीकेशन करने के बाद अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जिसे बेरोजगारी भत्ता कहते हैं, उसका भी प्रावधान हमारे बिल में है। तो यह एक कानूनी गारंटी होने की वजह से इसे एनफोर्सिएबल बनाना बहुत जरूरी है कि 125 दिन आपकी गारंटी है। अगर आपको 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो क्या? इस प्रश्न का उत्तर भी बिल ही प्रोवाइड करता है, विधेयक ही प्रोवाइड करता है कि अगर नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता जो है वह दिया जाएगा। बहुत सी भ्रांतियां हैं इस बिल को लेकर कि गारंटी हटा दी जाएगी, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, जैसा कि अभी आपने बताया। और कौन सी ऐसी भ्रांतियां सुनने में आ रही हैं आपको लगता है जिनका मानसिक रूप से दूर हो जाना बेहद जरूरी है? लोगों में ये फैलाया जा रहा है कि क्या इस बिल से आपको 125 दिन की गारंटी मिलेगी भी या नहीं। मैं ये फिर से दोहराना चाहूंगी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो भी श्रोताएं हमें सुन रहे हैं, कि 125 दिन की गारंटी आपकी कानूनी गारंटी है और वह आपको मिलकर रहेगी। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसीलिए कोई भी इस टाइप की भ्रांति को आप बिल्कुल भी उस पर गौर ना करें। अब इसमें किसानों को लेकर जो 60 दिन का एक प्रावधान किया गया है कि जब हमारे किसान भाई बहनों का जब बुआई कटाई का सीजन होता है, तब हमने देखा है कि कई बार मजदूर नहीं मिलते हैं बुआई कटाई के समय। तो इस बिल में यह प्रावधान है जो किसान भाई बहनों के लिए भी और हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए भी बहुत ही एक संतुलन बनाए रखने वाला एक प्रावधान है कि जब बुआई कटाई का सीजन है तब 60 दिनों के लिए अलग अलग समय भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि बुआई का समय और कटाई का समय अलग अलग होता है और अलग अलग राज्यों में भी वो अलग अलग हो सकता है। तो यह राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो भी लोकल आपका बुआई कटाई का पैटर्न है उस हिसाब से यह तय करें कि कौन से दिनों में इस बिल के अंदर जो काम लिए जाएंगे उनको तात्कालिक स्वरूप से थोड़े दिन के लिए बंद किया जाएगा। 60 दिन के लिए वो बैन नहीं है। हमने सुना कई जगहों पे कि बैन हो गया 60 दिन, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद फिर से वह काम शुरू हो जाएंगे। तो इससे हमारा ये होगा कि जो हमारे किसान भाई बहन, तो उनको मजदूरों की आवश्यकता जरूर होती है। तो यह हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी और हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए भी बहुत ही संतुलन बनाए रखने वाला यह एक प्रावधान है। 60 दिन केवल एग्रीकल्चर के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया यह एक प्रावधान है। मैम, वो कौन सी 4 कैटेगरीज हैं जिनसे अलग अलग किसानों को लाभ पहुंचने वाला है? वो कौन से एडहॉक प्रोजेक्ट से जो पहले एडहॉक बेसिस पे हुआ करते थे लेकिन अब उनको बदल दिया गया है ताकि किसानों के लिए और ज्यादा बेहतरी से इस बिल को लागू किया जा सके? पहले आप सभी को ज्ञात है मनरेगा के अंतर्गत शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट बनता था जो ग्राम सभा में पारित होता था। शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स में भी अलग अलग तरीके के काम लिए जाते थे और उसके बाद उन कामों को एग्जीक्यूट किया जाता था। अब ये होता था कई बार कि यह सारे काम सुनियोजित तरीके से हो नहीं पाते थे, कि जैसे एड हॉक बेसिस पे कि इसकी जरूरत पड़ी, किसी ने बोला या फिर किसी की सिफारिश आई, इस वजह से फिर काम लिए गए। ये सारी चीजें इससे पहले होती थी। अब इस बिल में यह प्रावधान है कि जो 4 कैटेगरीज की आपने बात की, उन 4 कैटेगरीज में जो काम लिए जाएंगे वह भी विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से जो है लिए जाएंगे और ग्राम पंचायत ही प्लान करेगी कि हमें कौन कौन से काम लेने हैं। अब वो जो 4 कैटेगरीज हैं वो इस प्रकार से है। सबसे पहले जल सुरक्षा और जल संधारण के कार्य, जिसमें चेक डैम, कुएं जो इससे पहले भी बनते थे, तालाब, डीसिल्टिंग एंड डीपनिंग, ये सारी चीजें जो होगी जो जल संधारण के काम है। दूसरी महत्वपूर्ण कैटेगरी जो है वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम बुनियादी अवसंरचना कह सकते हैं। तो गांव में जो भी जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, आंगनवाड़ी की जरूरत है, स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है, कॉमन सर्विस सेंटर की जरूरत है, रोड की जरूरत है, तो यह सारी चीजें जो है अवसंरचना सेकेंड कैटेगरी में आएगी। थर्ड कैटेगरी जो है वो है आजीविका मूलक गतिविधियां, जो लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिसे कहते हैं। अब अगर मनरेगा में देखें तो उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं था, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव था कि केवल किसी को अकुशल शारीरिक श्रम का एक रोजगार देना है। परंतु अब हम चाहते हैं कि हमारा जब देश इतना बदल रहा है तो हम लोगों को केवल अनस्किल्ड मैनुअल काम करने पर ही क्यों रखें। हमने उन्हें ऐसी भी कुछ एसेट्स देनी चाहिए जिससे कि वो आगे जाकर के उनके आजीविका में वृद्धि हो। तो ऐसे आजीविका मूलक जो गतिविधियां हैं, जैसे कि धान्य के भंडारण के जो बिल्डिंग्स बनते हैं, या फिर हमारे आजीविका की दीदियां हैं, दीदियां अब लखपति दीदियां बन चुकी है
और इन लखपति दीदियों को अब बड़े उद्यम करने का जो है बहुत आशा है, वो अब इसके बाद बड़े उद्यम करेंगी। और अगर उन्हें बड़े उद्यम करने हैं तो उन्हें हर बार ब्लॉक या जिला हेडक्वार्टर्स जाने की जरूरत ना पड़े। उन्हीं के गांव में अगर एक वर्कशेड बनता है और वहीं पे कुछ बहुत अच्छे उद्यम दीदियों से हो पाते हैं तो वह क्यों ना इसमें अलाउड हो। इसीलिए ये जो थर्ड कैटेगरी है हमारी आजीविका मूलक गतिविधियां, यह भी एक बिल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। और चौथा जो कैटेगरी है वह है प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाली कुछ चीजें। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले मानसून में 3 राज्यों में बाढ़ की परिस्थिति आई थी, तो हम ये देख रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसे कहते हैं वो आजकल बहुत बढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के चलते। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव जो है वो क्लाइमेट रिजिलियंट बने, वो लचीलापन उनमें हो कि कल जाके अगर कोई बाढ़ आती है या फिर और भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे निपटने की जो है क्षमता हमारे गांवों में हो। इसीलिए अगर कोई कोस्टल गांव है तो वहां साइक्लोन शेल्टर होना चाहिए, सुनामी शेल्टर बनना चाहिए। अगर कोई गांव हिली एरिया में हो, हिमालयन एरिया में हो, तो रिटेनिंग वॉल्स बने जिससे उनके खेत की जमीनों का जो है संरक्षण हो। तो ऐसी कई सारी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाले जो एसेट्स है वो हमारी चौथी कैटेगरी में शामिल है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत बनने की दिशा में हमारे लिए एक बेहद जरूरी चीज है कि जितने भी अलग अलग मंत्रालय हैं, जितने भी अलग अलग विभाग हैं, उनमें आपस में समन्वय होना बेहद जरूरी है। ये कोऑपरेशन, ये कोऑर्डिनेशन ही था जिस वजह से पीएम गति शक्ति इंट्रोड्यूस किया गया देश में। अब पीएम गति शक्ति के साथ चलते चलते जो नया विधेयक है विकसित भारत जीराम जी जो विधेयक है बहुत जल्द अधिनियम बन जाएगा। किस तरीके से आप देखते हैं कि पीएम गति शक्ति इसमें सम्मिलित किया गया है, मिश्रित किया गया है, किस तरीके से अब वो समन्वय जो पहले नहीं हुआ करता था अब हम बेहतर ढंग से देख पाएंगे? विकसित भारत जीराम जी यह ऐसा विधेयक है जिसमें कन्वर्जेंस जिसे हम कहते हैं, अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, अलग अलग जो सरकार की योजनाएं अलग अलग माध्यम से चलती है उनको एक साथ ला करके उनका कन्वर्जेंस करके जो डिलीवरी करनी है उसको एक संस्थात्मक स्वरूप देने का प्रावधान जो है इस विधेयक में है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से ही केवल वोल ऑफ गवर्नमेंट नहीं, वोल ऑफ नेशन अप्रोच की बात करते हैं कि इसमें हम सब ने जुड़ना है। इसमें हम सारे मंत्रालयों ने ही केवल नहीं परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं जो हमारा संपूर्ण सेटअप है उन्होंने भी जुड़ना है, गांव के लोगों ने भी जुड़ना है। इसीलिए इस कन्वर्जेंस के माध्यम से इसे करना जरूरी है। अब बात आई पीएम गति शक्ति की। कन्वर्जेंस करने के लिए हमें पहले यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से मंत्रालय की कौन कौन सी योजनाएं आपके यहाँ कार्यरत है, तो वह पता करने का एक बहुत अच्छा तरीका है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति यह एक पोर्टल है जिसमें अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग जो एसेट्स बने हुए हैं सारे गाँवों में उनका लेयर जो है हमें वो दिख जाता है। तो अगर पीएम गति शक्ति को विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाते समय उसके साथ इंटीग्रेट किया जाए तो हमारे जो ग्राम सभा के प्रतिनिधि सब बैठेंगे और जब प्लान बनाएंगे तो उन्हें बहुत ही सुविधा होगी पीएम गति शक्ति के माध्यम से ये तय करने में कि कौन सा कार्य कहाँ लेने पर हमारे ग्राम पंचायत को वो सबसे ज्यादा फलदायी रहेगा। मैम, एक आम बात जो पूरे देश में बल्कि फैल रही है फंडिंग को लेकर कि पहले फंडिंग क्या थी, अब फंडिंग किस तरीके से बदल दी गई है। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगी कि ये भ्रांतियां एक्चुअली लोगों में नहीं है। लोगों को तो 125 दिन की गारंटी मिल रही है तो हमारे भाई बहन उसमें खुश है, परंतु कुछ जगहों से ये आ रहा है कि पहले तो 100% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी या 90-10 था, परंतु मैं अब इस माध्यम से पूरा क्लियर करना चाहूंगी कि एमजी नरेगा में भी फंड शेयरिंग पैटर्न जो था वह ऐसा था कि जो सामग्री मद जिसे कहते हैं, सामग्री मद में 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी और 25% जो है वो राज्य सरकारें कंट्रीब्यूट करती थी और मजदूरी का जो है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाता था। अब ये कहना इसमें जरूरी है कि विकसित भारत की यात्रा जो है जन जन की यात्रा है, सभी की यात्रा है। तो इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी बहुत बड़ी हमारी भागीदार है। अगर इस यात्रा में राज्य सरकारें भी इसके साथ हमारे साथ जुड़ जाए तो यह यात्रा सभी के लिए बहुत ही और अच्छे तरीके से की जा सकती है। और इस नए विधेयक में जो फंडिंग पैटर्न है वो 60-40 का है, मतलब 60% जो है पूरे योजना में जितना खर्च आएगा उसका 60% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 40% जो है वो राज्य सरकारों ने कंट्रीब्यूट करना है। अब यह कोई नया मॉडल नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे तो इससे पहले भी कई सारी ऐसे एम्प्लॉयमेंट की योजनाएं थी, इस टाइप का फंडिंग पैटर्न इससे पहले भी रहा है। तो यह एक बहुत ही स्टेबिलाईज हुआ और बहुत ही रिलायबल टाइप का जो है फंडिंग पैटर्न है। और जरूर बताना चाहूंगी मैं हमारे श्रोताओं को जो ग्रामीण वर्ग से हमें सुन रहे हैं कि मनरेगा
के जो काम चल रहे हैं उनमें कोई डिसरप्शन तब तक नहीं आएगा जब तक कि नए बिल के प्रावधान और उसके अंतर्गत कार्य नहीं लिए जाते, तब तक भी उनके गारंटी को कोई भी जो है डिसरप्शन नहीं आएगी। इतने महत्वपूर्ण, इतने अहम गंभीर मुद्दे को इतने सहज और सरल तरीके से आपने हमें समझाया, साथ ही साथ हमें बताया कि विकसित भारत जी राम जी का जो ये विधेयक है किस तरीके से हमारे किसान भाई बहनों के लिए और भारत के विकसित बनने की यात्रा में कितना ज्यादा योगदान देगा। आप आकाशवाणी आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद वैभव जी। अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरी के साथ वैभव जे श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में